अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 9th क्लास डी चैप्टर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास, पाकिस्तान का क्या, हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज का हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं नज़रिया के माखज़ और अहमियत वाज़िया करें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 2 और 3 पर मौजूद है। मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ और कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट अहम चीज़ें आएंगी मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो ठीक है, नज़रिया के माखज़ तो हम पाकिस्तान की नज़रियाती असास, पाकिस्तान क्या, हम उसके हवाले से चैप्टर कर रहे हैं, तो इस हवाले से नज़रिया डिस्कस होगा। ठीक है, जो पहले नज़रिया के माखज़ वो बता देता हूँ। मुश्तरका मज़हब है, मुश्तरका सियासी मकासद है, मुश्तरका तलीमी मकासद हैं, मुश्तरका मुआशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, नज़रिया की अहमियत। तो यहाँ तक जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुश्तरका मज़हब। ठीक है, मज़हब महज अबादात का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासर करता है। जो मज़हब सिर्फ अबादात का नहीं बल्कि उस सोच, उस नज़रिए की बुनियाद पर चला जाता है। ठीक है, 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में कई हिंदू तहरीकों मसलन आर्य समाज और ब्रह्म समाज वगैरह ने जन्म लिया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में किस किस हिंदू तहरीकों ने जन्म लिया? आर्य समाज और ब्रह्म समाज। ठीक है, इसको मैं आपको पॉइंट ऑफ कर देता हूँ, जिनका मकसद हिंदुज़म के अशात और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हल कर दिया। इसको भी कहा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आर्य समाज के बानी पंडित का नाम क्या था, ये एमसीक्यूज में ही आ सकता है। उसने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि हिंदू के ज़हन के मुताबिक पाक साफ बना था। ब्रह्म समाज का बानी राजा राम मोहम्मद राय भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के खिलाफ तकरारी करता था। कांग्रेसी दौर हुकूमत 1937 से 1939 ने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेसी दौर हुकूमत कब तक रहा? 1937 टू 1939 के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, ये तो मुश्तरका मज़हब। अब आगे आ जाता है मुश्तरका सियासी मकासद। मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसगीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तसव्वुर उभरा, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से बरसगीर पाक व हिंद में यानी जो बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमान जो अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था उसकी वजह से मुसलमानों का तशक्कुस उभरने लगा। ठीक है, मुश्तरका सियासी मकासद भी हो गया, मुश्तरका मतलब। अब आगे आते हैं मुश्तरका तालीमी मकासद। मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इज़हार करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के ख़िलाफ़ इस्लाम करार दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तलीम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर था, वो नज़रिया इस्लाम था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुश्तरका मुआशी मकासद। मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी जो 1857 जो रीड करें कि जंग आज़ादी कब हुई? 1857। इसमें हिंदू मुसलमानों ने इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी जंग की। लड़की में शिकस्त हो गई थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास जदीद टेक्नोलॉजी थी, हथियार थे, तो इस वजह से अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए। बाद में हिंदू कहने लगे जी नहीं, ये तो मुसलमानों ने किया था, मुसलमानों ने आपके खिलाफ बगावत की, मुसलमानों ने, हम तो बेकसूर थे। ठीक है, कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के लिए सख्त होता चला गया और मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तजारत के मौक़े ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। ठीक है, ये मेरा टॉपिक हो गया। अब आगे मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। ठीक है, अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक़्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी।
برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل پڑا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، نظریہ کی اہمیت۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اقوام اس وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشی مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔